राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी के एक और टावर को जिला प्रशासन की समिति ने असुरक्षित घोषित किया है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री अधिक है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में अलकायदा इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट के कई आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाने के लिए 8 पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार के शौर्य पदक 2023 से सम्मानित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का विरोध करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव संसदीय लोकतंत्र के विचार को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि यह त्रिशंकु विधानसभाओं से निपटने में असमर्थ है और सक्रिय रूप से दल बदल विरोधी और विधायकों और सांसदों की खुली खरीद फरोख्त की बुराइयों को बढ़ावा देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि देश अगले 3 साल में नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में शीतलहर का दौर जारी है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर शनिवार सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने की कुछ दिनों बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच 22 जनवरी को आधे दिन यानी दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की मंजूरी दे दी। अयोध्या में इस 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर में होने वाले इस ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही लगभग 400 किलो के वजन का एक ताला और चाबी अयोध्या पहुंचा। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 160 से अधिक किस्मों को विकसित किया गया है एवं 100 से अधिक उन्नत कृषि तकनीकों का भी विकास किया गया है। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी ने कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का हमारे धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में शुभागमन हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 160 से अधिक किस्में विकसित की हैं एवं 100 से अधिक उन्नत कृषि तकनीकों का भी विकास किया है। उत्तर में बलरामपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा तक कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र का मजबूत नेटवर्क विश्वविद्यालय के पास है। इस नेटवर्क की सहायता से विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। मोदी जी ने हमेशा कृषि के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और
उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य सरकार भी मोदी जी के विजन के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्यमियों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशहाल जीवन की गारंटी दी है। उनकी गारंटी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए है। इन गारंटियों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सरकार बनते ही हमने इन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालते ही दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख हितग्राहियों के आवास निर्माण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 3,799 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान कर दिया गया है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हम किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हमने लगभग 125 लाख टन धान की खरीदी कर ली है एवं अभी 11 दिन और बाकी हैं। इस साल अब तक जो धान खरीदी हुई है वह एक नया रिकॉर्ड है। हम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस साल हम लगभग 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस भी जारी कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में अंतरित कर दी गई है। मोदी जी ने खेतीहर मजदूरों को भी प्रतिवर्ष 10,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की गारंटी दी है। महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना शीघ्र प्रारंभ की जा रही है, जिसमें उन्हें 12,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि स्थापना दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप, नवाचार एवं उद्यमिता तथा पोषण एवं लोक स्वास्थ्य पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में भाग लेने के लिए कई महाविद्यालयों के छात्र यहाँ आए हुए हैं। हमारी सरकार युवाओं को स्टार्टअप को नए व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने में पूरी सहयोग देगी। इसी प्रकार हम बच्चों, माताओं एवं आमजनों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने वाले हैं। आज की इन संगोष्ठियों में जो भी अनुशंसाएं प्राप्त होंगी, राज्य सरकार उन पर विचार करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेगी। आप सभी छात्र छात्राओं, कृषकों एवं वैज्ञानिकों और अन्नदाता कृषक भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सफेद बरादरी कैसरबाग में आज हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस उद्घाटन समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभागी सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को बधाई एवं प्रदर्शनी के लिए शुभकामना दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2018 में प्रदेश के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ग्राम श्री संस्था द क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित आज की इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से आए हुए हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने एक परंपरा को और एक विरासत को सजाया है, संवारा है, ऐसे सभी हमारे हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों कारीगरों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए, जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सके, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी नई प्रेरणा है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है, और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए, और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले, तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ न कुछ कार्य दे करके संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था, और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर एक अच्छा कार्यक्रम यह प्रारंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से देश भर से आए हुए जितने भी हमारे हस्तशिल्पी हैं, इनको भी एक अवसर प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश को देखने, उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट की संभावनाओं को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाने में वे भी मददगार साबित हो सकते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे अभिनव प्रयोग इस फील्ड के कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने अपने अपने क्षेत्र में किए हैं, उसके भी एक लाभ प्राप्ति उत्तर प्रदेश के कारीगरों को प्राप्त होगा, और उत्तर प्रदेश को भी उनको नजदीक से देखने समझने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस पूरे एग्जीबिशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जयपुर बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष पवन शर्मा व नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने जयपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सभी सदस्यों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका, विधायिका के साथ न्यायपालिका का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की न्यायपालिका का दुनिया में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मित्रों, मेरे को लगा ये कार्यक्रम उनका कार्यक्रम है जो कि जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं।
मैं जयपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन शर्मा जी, छोटे भाई राजकुमार शर्मा सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारियों को चुनने पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की न्यायपालिका का दुनिया में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मुझे यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि अधिवक्ता वर्ग अभी से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण तक बहुत बड़ा योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। समाज में अगर हम कहें तो अधिवक्ता का स्थान दर्जा बहुत ऊंचा है। क्यों? कि वो समाज के उस तबके से जुड़ करके मिलकर के रहते हैं और वो समाज के व्यक्ति की नब्ज को जानते हैं। उस व्यक्ति को वो जानते हैं कि इसको क्या परेशानी होती है। मित्रों, मैंने कई बार देखता हूं कि हमारे अधिवक्ता ऐसे व्यक्ति, अगर उनको पता लगता है कि इसकी सामर्थ्य फीस देने की नहीं है, यहाँ तक कि पेपर देने की नहीं है, वो पेपर जो लगते हैं उसका भी खर्चा नहीं उठा सकता, मैं कई बार देखता हूँ हमारे अधिवक्ता उसकी भी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो समाज के बीच में रहते हैं, उन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनका दुख और दर्द वो जानते हैं। अधिवक्ता बंधुओं, ये न्याय का मंदिर है और मेरा यही कहना है कि न्याय के मंदिर में सभी पक्षकारों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय में सबसे बड़ी बात है कि देरी होती है, वो देरी नहीं होनी चाहिए। वकालत एक सेवाभावी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु कार्य करते हैं। इसकी कीमत की आंकलन किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है। साथ ही हम सबका कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत हित के बजाय समाज हित के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमको सम्मान भी मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हमारे मन में भी एक शांति का भाव पैदा होगा कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है। हम सभी अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारियों को न्यायोचित तरीके से पक्षकार की मदद करनी चाहिए, जिससे न्याय का मार्ग सुगम हो सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी समाज के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा मैं संपूर्ण कार्यकारिणी को आगामी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आपका न्याय का मंदिर है। आपके पास जो दृष्टि लेकर के वो व्यक्ति आता है और वो दृष्टि उसकी होती है, या तो वो अभाव में आपके पास आएगा और अभाव में आए हुए व्यक्ति की मदद करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है, या वो आपके भाव में आएगा कि मैं अगर वकील साहब के पास जा रहा हूं तो वकील साहब मेरी मदद करेंगे। अगर अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं, और अगर भाव में आता है तो आप अति भाग्यशाली हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। यह समाज का यह वो तबका है जो हर दृष्टि से आप सर्वोपरि हैं, क्योंकि उसको कहीं कोई जब न्याय नहीं मिलेगा वो आपके पास आता है, वो आपसे मन में विचार करके आता है। या तो उस बीच में जब वो आता है, या तो उसका वो परमात्मा होता है जिसको याद करता है, या फिर वो आपको याद करता है। दो के अलावा उसको कोई नहीं दिखता है। हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस समय से पहले हम आपको जो हमने वायदा किया है राजस्थान की जनता के बीच में, समय से पहले उन वायदों को पूरा करेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार का जो आपने भरोसा किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में जो हमने गारंटी दी है, उन नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ, और कहते हैं ना, मोदी है तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप साथ में कंधे से कंधा मिला करके, और आप इतने बड़े संख्या में हमारे भाई जो हैं, आपकी समस्या का जो आपने बताई है उनका भी समाधान करेंगे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने करके ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, भूपेन बोरा और देबारता सैकिया द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा कि 22 जनवरी को राहुल गांधी नगांव के बोरदोवा सत्र में रहेंगे और श्री श्री शंकर देव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कलियाबोर में एक जनसभा आयोजित की जाएगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे। जयराम रमेश ने बताया कि 25 जनवरी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है और 26 व 27 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विश्राम दिन है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर बंगाल में होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख के सुबह करीब 7 बजे को राहुल जी बोरदोवा सत्र में होंगे जो नागांव जिले में है। ये बोरदोवा सत्र एक बहुत पवित्र स्थान है असम का और हमारे देश का। ये जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव का, जो हमारे देश के लंबे इतिहास में एक महान, अत्यंत महान धर्मगुरु, समाज सुधारक और सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं। उनका जीवन 15वीं और 16वीं शताब्दी में था, पर उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को असम में, हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत है। और उनका जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उनके उपदेश थे, वो आज के समय में और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो राहुल जी वहाँ विनम्रता पूर्वक अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 22 तारीख को सुबह कलियाबोर में, जो गौरव गोगोई जी का लोकसभा क्षेत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, एक पब्लिक रैली होगा, वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। 26 और 27 तारीख और 27 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का 2 दिन है। ये 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। 25 के दोपहर को हम उत्तर बंगाल में प्रवेश करेंगे। अलीपुर द्वार में नाइट हॉल्ट होगा 25 तारीख को। 26 और 27 को विश्राम का दिन है, 2 दिन, और 28 को फिर से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर बंगाल में होगा। राहुल जी भी उसमें शामिल होंगे, पर 26 और 27 को राहुल जी दिल्ली में ही होंगे। 23 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम, उसके प्रकार हमें गुवाहाटी में रहना है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम जिस तरीके से हमने बनाया है उसी तरीके से चलाएं। और मुख्यमंत्री के सलाहकारों से बातचीत अभी भी चल रही है 23 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। पर 23 तारीख को राहुल जी का गुवाहाटी में एक युवाओं के साथ एक मुलाकात होगी और एक पत्रकार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। युवा न्याय को लेकर, रोजगार बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर युवकों के साथ वो मुलाकात करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो ये रहा अगले 2-3 दिनों का कार्यक्रम। मैं आप सब लोग जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष महत्व है हमारे भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में। फरवरी 20 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। फुल फ्लेजेड स्टेट बना था अरुणाचल प्रदेश। और हमारे संविधान में भी विशेष प्रावधान है अरुणाचल के जो विशेष संस्कृति है, जो अनेकताएं हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371H, आर्टिकल 371H, और ये हमारे संविधान में
डाला गया जब अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987। तो राहुल जी एक पदयात्रा निकालेंगे ईटानगर में और एक पब्लिक रैली को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान सीएम खट्टर ने मीडिया को संबोधित करते हुए अशोक तंवर के बीजेपी ज्वाइन करने पर उनका स्वागत किया। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अशोक तंवर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से देश में बदलाव आया है। पीएम मोदी भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और वह भी चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करें। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी को अपने अपने क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी हमारे तमाम साथीगण जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मेंबरशिप ली है, और हजारों साथी अभी बाहर हैं, और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरीके से देश की एकता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है, करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए, इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, और वही सपना लेकर के आज मनोहर लाल जी जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी, अरुण जी, बलोनी जी, संजय जी, सभी एक टीम के रूप में हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें, 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, उसके लिए सब मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।